नमस्ते दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज लेकर आए हैं 8 सितंबर वाला जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1। सारे सवालों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग करने वाले हैं। बेहतरीन अप्रोच सिखाएंगे हर एक सवाल को करने का, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। इस सवाल में आपको बेस दिया गया है बराबर 69, 69, 69 है ना। अब इसी चीज़ को हम लिख कैसे सकते हैं, पहले ये देखिएगा। ये 69 की पावर -4 है, तो ये हो गया 69 की पावर -4। अच्छा, ये जो डिवाइड में है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 69 का पावर कितना, 15। ये हो गया 15 मल्टीप्लाई, फिर कितना है यहाँ पर 69 का पावर -9। अब आप जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है, बेस बराबर होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, है ना। 69 बेस, यहाँ भी 69 बेस, तो आप लिख लीजिए 69, है ना। ऊपर कितना है, -4 है, और इस +15 को जो कि नीचे पॉजिटिव है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये -15 हो जाएगा, मतलब ये घट जाएगा। ठीक है, तो -15 हो गया। फिर यहाँ देखिए ये वाला 69 का पावर -9 ये मल्टीप्लाई में था, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये -9 का पावर इसके साथ ऐड होगा। ऐड होने का मतलब ये माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, इस वाले को। तो बस आ गया हमारा आंसर। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 69 और पावर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 5 3 8, मतलब माइनस का 38 हो जाएगा, 38। ठीक है, हाँ 9 4 13 नहीं, 28, 28 ठीक है। चलिए 28 हो गया ये, तो माइनस का 28 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा सवाल था, ओरली भी ये सवाल बन जाता अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये जो सवाल है ये एलसीएम एचसीएफ का है। इसका कॉन्सेप्ट कई बार बताया जा चुका है आपको। दो संख्याएं दी गई हैं, है ना, जिसमें से एक संख्या दिया गया है और उनका एलसीएम एचसीएफ दिया गया है दोनों संख्याओं का, तो दूसरी संख्या में फाइंड करनी है। आपको पता होगा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 132 के बराबर। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट इनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एचसीएफ जो कि 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 396 हो जाएगा। अच्छा, 32 तियाँ 96 है ना, और 100 तियाँ 300 है ना, तो 132 से ये डायरेक्टली आपका 3 बार में कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे यहाँ से 9 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे चलिए। अब ये जो टाइप है, इस टाइप के सवाल को लगाने का आपने कई सारा मेथड देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा। आज सबसे आसान तरीका बताते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आता है ना, अगर वो आता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, मतलब 2-4 सेकंड के अंदर बन जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस 19,964 में जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल है वो 76 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब 76 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, मतलब 76 जो होता है इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको 19 चौक 76, ये तो पता है, 19 और 4 में तोड़ सकते हैं, मतलब जो संख्या 4 और 19 इन दोनों से कटेगी वही संख्या 76 से कटेगी। अब हम इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि ये दोनों से कटने वाली बन जाए, है ना। तो यहाँ पर पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 4 का रूल लगाइए। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो यहाँ पर वो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, है ना। सिर्फ इसका लास्ट का 2 अंक उठाइए, यहाँ पर 64 है, ठीक है, यहाँ पर 64 है। अब देखिए ये जो 64 है इसमें अगर हम 25 जोड़ देंगे, ठीक है, अगर 64 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 79, जो कि 4 से नहीं कटेगा, है ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये 64 तो अपने आप में 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है ना, नहीं, हाँ 16 चौके 64 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है। मतलब जब हम इसमें 4 से डिवाइड होने वाला कोई ही नंबर ही जोड़ेंगे तभी ये पूरी संख्या 4 से कट पाएगी। जैसे अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 21 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर इकाई अंक 5 आ जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। अगर 22 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, हाँ 76 हो जाएगा। 76 भी आपका यहाँ पे नहीं कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। या फिर 76, 19 चौक 76, हाँ ठीक, ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है।
तो इसमें अगर 22 हम लोग जोड़ देंगे, इसमें अगर 22 जोड़ देंगे, अच्छा 86 हो जाएगा ना। 86 आपका 4 से थोड़ी कटता है, 86 आपका 4 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा एक ही। मतलब ये 4 से कटने वाला ही नंबर इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, तब जाके वो 76 से कटने वाला नंबर बन पाएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? 24। ये तरीका होता है सवाल को सोचने का। ये नहीं कि आप सबको जोड़ जोड़ के और फिर यहाँ पे या फिर इसमें इसको भाग देने लग जाएंगे तो हो गया कल्याण। 1 मिनट तो ऐसे ही खा लेगा ये सवाल, है ना। इतना तगड़ा सवाल है। तो डिविजिबिलिटी रूल सीखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, ये एज वाला सवाल है। इसमें जल्दी जल्दी आप इक्वेशन बनाइए, उस इक्वेशन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माता की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पर y मान लिया जाए। तो माता की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी कि 2x, ये जो 2x है किसके बराबर है? पुत्री की वर्तमान आयु की 6 गुना से 26 अधिक है, यानी कि 6y से कितना प्लस है यहाँ पर? 26 प्लस है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, या फिर इसको 2 से काट भी दीजिए, है ना, या फिर अभी रहने दीजिए। फिर देखते हैं यहाँ पे, पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी कि 4y, कितना? 4y। ये जो 4y है किसके बराबर है? माता की, अच्छा, पुत्री की वर्तमान आयु के 4 गुना, उसकी माता की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है। माता की वर्तमान आयु कितनी है? x है, x से 4 कम है, ठीक है, x से कितना कम है? 4 कम है। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर हो जाएगा 3y + 13, क्योंकि 2 से काट देंगे, x यहाँ रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y = यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो रही है? 3y और प्लस यहाँ पे 13, है ना। ये x की वैल्यू -4 यहाँ पर है ही। तो अगर y की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो 9 आ गया। जब y की वैल्यू 9 आ गया तो इसमें 9 रखिए, 9 चौक 36 + 4, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई। दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। 31 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा 40 से 45 सेकंड के अंदर। आगे चलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल। अब ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आपने पढ़े भी होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ये रेलगाड़ी के लिए है। यहाँ पर तो एक व्यक्ति कार चला कर जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस ये रेलगाड़ी के लिए है। रेलगाड़ी के लिए जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को या फिर किसी टनल को पार करती है, तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ वो जो प्लेटफॉर्म है या फिर ब्रिज है या फिर टनल है उसका, है ना। तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस यहाँ पर पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों का सम आता है डिस्टेंस। जब पार करती है तो मतलब पार करने में कितनी दूर चलेगी वो ये डिस्टेंस बताएगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जो ट्रेन के कंपैरिजन में पॉइंट की तरह दिखता हो, जैसे किसी खंभे को पार कर रही होगी, है ना ट्रेन, या फिर किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही होगी, किसी पॉइंट को पार कर रही होगी, किसी पेड़ को पार कर रही होगी, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होता है। पार करने में ट्रेन की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है इस सवाल में? 21 की स्पीड से चल रहा है एक व्यक्ति है ना, कार चलाकर एक पुल को 18 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी होगी? पुल को पार कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पुल है मान लीजिए आपका, है ना, ये आपका पुल है। तो अगर वो पार कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही डिस्टेंस कवर करेगा ना। मतलब हमें क्या निकालना है? सीधे सीधे कवर्ड डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पर? 21 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई, यहाँ पर टाइम 18 है, तो क्या 18 ही लिखेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया गया है और ये किलोमीटर पर आवर में है, गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करना है, इसको भी मिनट में घंटे में बदल लेंगे। तो 18 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, है ना। कितना हो जाएगा? 6 तियाँ ये हो जाएगा 18 और 6 दहाई की ये हो जाएगा 60। 21 तियाँ ये हो जाएगा आपका 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, मतलब 63। तो 6.3 आ जाएगा। 6.3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, है ना। आगे चलिए,
प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे सिंपल टाइप में से ये सवाल है। हिमांशी ने एक खिलौना 743 रुपये में खरीदा, उसे 8 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को 750 रुपये में बेच दिया, है ना। लाभ या हानि कितना होगा? देखिए कॉस्ट कितना पड़ा, 743 में खरीदा उसने और 8 रुपये उसमें और लगाया उसको सजाने के लिए, तो 743 और 8 कितना हो जाएगा? 751 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 751 रुपये का हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। अच्छा वो सेल कितने में कर रही है? यहाँ पर 750 रुपये में। देख सकते हैं यहाँ पे लॉस हो गया भाई, उसने ज़्यादा लगाया, 751 रुपये लगाया और 750 में ही बेच दिया, मतलब 1 रुपये का यहाँ पर घाटा हो गया। तो लॉस 1 रुपये का किस पे? 751 रुपये पे, क्योंकि डिवाइड में हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए या फिर लॉस परसेंट निकालिए, डिवाइड में सीपी को ही रखना पड़ेगा। 1/751 का यहाँ पे लॉस होगा। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 100/751% की हानि होगी, लाभ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 100/751% की हानि। ठीक है, समझ गए? आगे चलिए। ये सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ, विजुअलाइज कर पाएँ, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। यहाँ पर देखिए 1 + sin a दिया गया है ना। इसके साथ अगर कहीं से 1 - sin a मिल जाए इसको मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये बन जाएगा a + b, a - b के फॉर्मेट में, मतलब 1 - sin² a बन जाएगा। और 1 - sin² a आप जानते हैं cos² a होता है। ठीक है, चलिए कहीं से तो लाना पड़ेगा, और वो कहाँ से मिलेगा? इसको इस वाले में से मिलेगा, इस वाले में से sec a - tan a, है ना। sec होता है 1/cos, ध्यान देते जाइएगा। ये sec जो है ये कितना हो जाएगा? 1/cos हो जाएगा। ठीक है, 1/cos माइनस ये tan क्या होता है? ये होता है sin/cos, ये कितना होता है? sin/cos हो जाता है। अच्छा cos डिनोमिनेटर दोनों में है तो इसको तो कुछ करेंगे नहीं, है ना। डिनोमिनेटर में एक ठो cos आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - sin, मतलब 1 - sin a बन जाएगा। तो मिल गया कि नहीं हमें? 1 + sin a मल्टीप्लाई में 1 - sin a, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 + sin a और यहाँ पे 1 - sin a मिलाकर बन जाएगा 1 - sin² a। तो ऊपर तो हो गया 1 - sin² a। अब देखते जाइए। अच्छा डिनोमिनेटर में अभी cos इसका है, डिनोमिनेटर में इसका cos अभी है, तो cos को तो पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा cos a, किस वाले का? इस वाले का। अब नीचे देखिए यहाँ पे कितना दिया है? cosec दिया है ना। CSC का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है cosec। अब यहाँ पे 1 - cos a दिया गया है, इसको कहीं से 1 + cos a मिलना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ से मिलेगा। cosec a होता है साइन का उल्टा, यानी 1/sin ये हुआ, प्लस cot जो होता है ये होता है आपका cos/sin, ये कितना होता है? cos/sin होता है। तो साइन तो दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो साइन को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन को डिनोमिनेटर में लिख लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, साइन a हमारा डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ 1 - cos a है, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 + cos a बनेगा कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आ गया। 1 + cos a, 1 - cos a, 1 + cos a मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 - cos² a बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 - cos² a। ठीक है, अब बड़े गौर से देखते जाइए। यहाँ पर cosec है, तो cosec आपका लिखा जा सकता है 1/sin a, है ना। ये हमारे पास बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 - sin² a जो होता है ये होता है cos² a। ठीक है, ध्यान से देखिए, cos² a फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, sin² a + cos² a = 1 होता है, तो वहाँ से आपका 1 - sin² a = cos² a आ जाएगा। नीचे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 - cos² a जो होता है ये होता है sin² a, है ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया sin² a, है ना, sin² a डिवाइड बाई sin a × sin a, ये भी sin² a बन जाएगा, sin² a बन जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है? cos a है, ये हो गया cos a। एक cos a से एक ठो cos a कट जाएगा, एक cos a जो है वो ऊपर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसे देखिए, इसमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और पॉइंट के फॉर्म में दिया है, डेसिमल दिया गया है। 2.9 और 0.031 का एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना। देखिए 2.9 को क्या लिखा जा सकता है? 29/10 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, 29/10 हो गया ये। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 31 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया 1000। ये बताइए यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000 बनाना है,
तो 2 जीरो और चिपकाना पड़ेगा। जब नीचे 2 जीरो चिपकाए हैं तो ऊपर भी 2 जीरो चिपकाइए। तो 2900/1000 और 31/1000 इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम में ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे नीचे का एचसीएफ ले लिया जाता है। तो अगर नीचे नीचे का एचसीएफ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे 1000 हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में तो 1000 आ गया। अब ऊपर क्या होगा, 2900 और 31 का, इसका एलसीएम कितना होगा। क्या यहाँ पर ये जो है ये 31 और 2900 में कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है क्या। ये 31 तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। तो क्या ये 2900 3100 से कटेगा, 31 से कटेगा क्या, कभी नहीं कट पाएगा। मतलब ये 2900 और 31 ये दोनों आपस में को प्राइम हो गए। तो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। मतलब हमें क्या करना है, सीधे सीधे 31 और 2900 का मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, अपने ऑप्शन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह कितना आ रहा है, 899 तो आ ही रहा है। यानी 31 और 29 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 899 और यहाँ पर आपका 2 जीरो और है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, डिवाइड बाई 10 है, मतलब ये हो जाएगा 89.9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बढ़िया सवाल है, पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में अभी 8 तारीख को। ए जो है किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 23 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा, इस टाइप का सवाल बहुत हर एक शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है। एक ठो सवाल ये टाइप वाला है ना, बस डेटा यहाँ पे चेंज किया था, टाइप नहीं बदला था। कार्य का कितना हिस्सा, कितना भाग शेष रह जाएगा, बच जाएगा, ये हमें निकालना है। देखते जाइए, यहाँ पे ए जो है 11 दिन लगाता है एक काम को करने में, बी जो है 23 दिन लगाता है। 11 और 23 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 5, 3 यानी कि 253। ये टोटल काम है। 253/11 करेंगे 23 आ जाएगा, 253/23 करेंगे 11 आ जाएगा, है ना। तो एफिशिएंसी इनकी, ए की इफिशियंसी, ये बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 23 और बी की इफिशियंसी 11, मतलब एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं। 2 दिन तक दोनों साथ में काम किए, है ना। अच्छा, एक दिन में साथ में कितना काम करेंगे, 23 और 11 यानी कि 34 यूनिट। तो जब एक दिन में 34 तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 34 दूना यहाँ पर हो जाएगा 68, ठीक है। तो 68 यूनिट काम तो हो गया है। बचा कितना है, टोटल 253 में 68 काम हो गया है, तो इसमें से 68 काम को निकाल दीजिए क्योंकि हमें शेष काम चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, ये हो जाएगा 5, और यहाँ 24 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 18, है ना। मतलब 185 आ गया। तो बचा हुआ काम कितना है, 185। टोटल कितने में से, 253 में से। तो 185/253 इतना भाग काम आपका बचा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है इस सवाल को लगाने का। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो बस आपको एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है ना। देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये 9x² यहाँ हो जाएगा -18, ठीक है। यहाँ आपका माइनस का 9x² होगा, तो 9x² प्लस का और यहाँ माइनस का 9x², इसको काट ही दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 18x हुआ, ठीक है। माइनस का कितना, 18x हुआ। यहाँ कितना होगा, माइनस 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 और 15x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 21 बराबर उधर हो गया आपका 19। x² वाला पार्ट ख़त्म हो गया, है ना। देखते जाइए, ये कितना होगा 33, ठीक है। माइनस का 33x ये हो गया, और बराबर ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 19 माइनस 21, 19 माइनस 21 ये कितना आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। माइनस माइनस प्लस 7 या 21, ठीक है। तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/33, सॉरी प्लस का 2/33, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, 2/ यहाँ पर 33 होगा, है ना। सही है ना, -15x और यहाँ प्लस, अरे यार यहाँ पे x नहीं होगा ना, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं। तो -15x तो यहीं रहेगा, है ना, -15x यहीं रहेगा। इसको देखिए, ये प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का कह रहे हैं, 19 माइनस 3 हो जाएगा। 19 माइनस 3 कितना होता है, 16, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 16/15, ये हो जाएगा आपका आंसर। -16/15 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
इस सवाल को देखें, एवरेज का बढ़िया सवाल है। राम, अनवर और अमित का औसत वजन 45 है। यदि राम और अनवर यानी शुरू के दो, इन दोनों का एवरेज कितना है 44, तथा अनवर और अमित यानी इन दोनों का एवरेज कितना है 42, तो अनवर का वजन कितना होगा, यानी बीच वाले का वजन कितना हो जाएगा। ठीक है, तीनों को मान लेते हैं XYZ है ना यहाँ पर वजन। तो अगर तीनों का यहाँ पे XYZ है तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल तीनों का भाई औसतन तीनों का कितना है 45 किलो, तो तीनों का टोटल कितना होगा 45 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 45 तियाँ 135 आ जाएगा, है ना। तो तीनों का टोटल यहाँ पे 135 है, तीनों के एज का टोटल। अच्छा, राम और अनवर यानी X + Y कितना हो जाएगा बताइए भाई। राम और अनवर का दोनों का औसतन 44 किलो है, यानी दोनों का टोटल कितना होगा 44 दूना 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अनवर और अमित यानी कि Y + Z कितना होगा, दोनों का औसतन 42 है, तो 42 दूना कितना होगा 84 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपके पास। Y की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, देखिए Y + Z ये रहा और Y + Z ये रहा, है ना। तो अगर हम X में से यानी टोटल में से तीनों में से Y + Z को घटा दे तो X की वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 में से 84 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, मतलब 51 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है हो जाएगा। अब X की वैल्यू हमारे पास मिल गई तो इसमें रख दीजिए, मतलब Y कितना हो जाएगा, यहाँ से X उधर जाके घटेगा, मतलब कि यहाँ पर 88 में से 51 घटा देंगे X को, तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो Y की जो वैल्यू है, मतलब अनवर की जो वजन है वो कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे लगाना था, इस सवाल को आराम से बन जाता, सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए, सवाल नंबर 12 ये रहा। यदि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 36% के बराबर मासिक भुगतान करता है, वह शेष वेतन का 50% खर्च करता है और 704 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, वो टोटल तो कमाएगा 100%, है ना। कितना कमाएगा 100% कमाएगा, उसमें से वो 36% निकाल देता है ना लोन चुकाने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 50%, अच्छा शेष का, अच्छा वह शेष वेतन का, एक बात बताइए, यहाँ पे अगर वो 36% निकाल दिया, इसमें से 36% निकाल दिया तो उसके पास बचा कितना, यहाँ पे 64% बचा। इस 64% का मतलब बचे हुए का 50%, अच्छा 50% क्या होता है, आधा होता है ना। तो आधा खर्च कर देता है इसका, अगर आधा वो खर्च कर दिया होगा तो कितना बचेगा उसके पास, आधा ही बचेगा इसका, है ना। 64% का आधा अगर खर्च कर दिया तो आधा बचेगा उसके पास, तो बचा कितना यहाँ पे 32% बचा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और यही बचा हुआ वाला इतना ही खर्च करेगा, इतना ही बचेगा भाई, 50% हो गया ना, तो 64% का 50% यानी आधा, तो 32% इतना बचाया। और बचा कितना रहा एक्चुअल में 704 रुपये बचा रहा है, तो 32 की वैल्यू 704 हो गई, है ना। इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, क्या काट भी सकते हैं, उसका मासिक वेतन निकालना है यानी 100% की वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको 4% बना लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4% बन जाएगा। इधर भी 8 से डिवाइड करिए, कितना होगा 8 × 8 = 64, ठीक है 64, तो बचा 6, फिर 8 × 8 = 64, ये हो गया। अच्छा इसको क्या बनाना है हमें, एक सेकंड, ये तो 1% की वैल्यू आ गया ना, 1% की वैल्यू 22 × 4 = 88, मतलब 2200 आ गया, सॉरी 22 आ गया। तो 100% की वैल्यू चाहिए था, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200 रुपये हो जाएगी, है ना 2200। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, आसान सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर 75 का 65% बोला गया है, ठीक है। तरीका देखिएगा, अब यहाँ पे कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं, देखते जाइए। यहाँ पे अगर ऐसे दिया गया है दोस्तों, परसेंटेज की ही बात बता रहे हैं, अगर ए का B% दिया गया है ना, A का B% दिया गया है, तो ये जो होता है ये होता है A% का B, मतलब जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हो तो आप परसेंटेज किसी के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 75 का 65% है ना, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 65 का 75% या फिर 75% का 65, तो 75% क्या होता है 3/4 होता है। इसके साथ परसेंट लगाइए जिसकी वैल्यू आपको पता है ना, तो ये हो जाएगा 75% का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 किसका, यहाँ पे 65 का, तो ये हो गया, है ना। किससे, यहाँ पर 55 के 3/5 से, तो 3/5 यहाँ पर काट लीजिए इसको, ये हो जाएगा 11, मतलब 33, ठीक है। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है वो तो अभी यहाँ से पता चल जाएगा, है ना।
65 तियाँ डिवाइड बाई यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाई 4 कर लीजिएगा। तो 5 तियाँ 15, है ना, 5 तियाँ 15 और 6 त्रिक 18, 195 डिवाइड बाई 4 यहाँ पर हो गया माइनस आपका 33 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 4 चौके 16, बचा आपका यहाँ पर 3, तो 4 अट्ठे 32, फिर बचा यहाँ पे 3, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। इसमें से क्या घटाना है आपको, 33 घटा देना है। घटाएंगे तो 0.75 तो आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 5, 15.75। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डिफरेंस पूछा गया था ना कि कौन किससे कितना अधिक है, बस वही अधिक का मतलब क्या, डिफरेंस निकालना हुआ। चलिए देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट कई बार आपको बताया जा चुका है। बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। 64 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी लोहे की गेंदें बनाई जा सकती हैं पिघलाकर। ठीक है, यहाँ पर पिघलाकर नहीं दिया गया है, बट इसमें छुपा हुआ है, आप उसको समझिए, है ना, क्योंकि बिना पिघलाए तो बना नहीं सकते हैं, तोड़ तोड़ के थोड़ी बनाएंगे, लोहा है ना। तो 64 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास यहाँ पर दिया गया है बड़े वाले का, बड़े वाले गोले का। तो बड़े वाले गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, 64 का आधा यानी 32 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी किसी बड़े आकार को पिघलाकर छोटे छोटे आकार बनाए जाते हैं, तो पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। पिघलाने के पहले कितना वॉल्यूम और पिघलाने के बाद कितना वॉल्यूम, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर खट से निकल कर आ जाएगा। देखते जाइए यहाँ पे कैसे, है ना। अगर देखा जाए तो ये गोला है, बड़ा सा गोला 32 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसका वॉल्यूम कितना होगा, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 का क्यूब। ध्यान देते जाएगा, ये बराबर किसके होगा, पिघलाने के बाद का वॉल्यूम। पिघलाने के बाद क्या है, देखते जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि लोहे की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। पहले आप ये बताइए कि एक छोटे से गेंद का वॉल्यूम कितना होगा। एक छोटे से गेंद का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है आपकी बार इसका 4 क्यूब है ना, ये हो गया। तो ये तो एक ठो गेंद का वॉल्यूम हुआ। मान लीजिए हमारे पास n बॉल्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सभी का टोटल वॉल्यूम लिख पाएंगे। तो ये पिघलाने से पहले, ये पिघलाने के बाद सभी का वॉल्यूम, है ना, क्योंकि इसी में से ये बनाया गया है। तो डायरेक्टली यहाँ से काटा पीटी करके ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, तो नीचे आ जाएगा ये, यानी 8 का क्यूब बन जाएगा भाई। 32/4 का होल क्यूब होगा, 32/4 का होल क्यूब मतलब 32/4 कितना आएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा। तो n की वैल्यू 8 का क्यूब, इकाई अंक लगा लीजिए, 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 512 हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, 512 यहाँ पे छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल दिखने में बस लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। कैसे आसान है समझिएगा। सपना ने यहाँ पर 22,400 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से यानी पार्शियली, ठीक है, 12% वार्षिक और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 4 वर्षों बाद दोनों निवेशों से, दोनों इन्वेस्टमेंट से समान ब्याज प्राप्त होता है यानी बराबर ब्याज मिलता है, तो 12% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे x रुपए वो पहले में इन्वेस्ट की यानी 12% वाले में, और y रुपए जो है ये दूसरे में इन्वेस्ट की यानी कि यहाँ पर 8% वाले में। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, दोनों का टोटल यहाँ पे, क्योंकि इसी को तो कुछ हिस्सा अलग अलग करके यहाँ पर बांटी है, तो यहाँ पर 22,400 है ना, 22,400। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, दोनों इन्वेस्टमेंट से समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि इंटरेस्ट बराबर होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है, पहले में x है, ठीक है, इंटू रेट कितना है 12%, पहले में 12% पे लगा रही है ना, इन्वेस्ट कर रही है, इंटू यहाँ पे टाइम PRT/100, आर तो लिख दिया। अच्छा, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगेगा, वही मतलब है 100 का, तो टाइम लिखिए। टाइम यहाँ पर 4 साल है। ये जो ब्याज है किसके बराबर है, अब दूसरे को इन्वेस्ट कर रही है यानी कि y रुपए को, किस रेट पे 8% पे, तो यहाँ पे हो गया 8%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ये भी हो गया। बस यहाँ से आप काटा पीटी करके रेशियो निकाल लीजिए x और y का, है ना। तो अगर देखा जाए 4 से तो 4 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी x रेशियो y जो है x/y कितना आ जाएगा 2/3, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 आ जाएगा।
यानी 2 रेशियो x का होगा और 3 रेशियो y का होगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जहाँ 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि ये वैल्यू चाहिए था, है ना, x की वैल्यू, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, टोटल दोनों का देखा जाए तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है टोटल, 22,400 है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 224 का डबल 448, है ना, ये हो जाएगा 448 और 1 0, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो ये 4,480 हो गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए क्या, 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x का इन्वेस्टमेंट वही है, 12% वाले में यही है। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डबल कर लीजिए इसका, 48 दूना 96, तो मतलब 8,960 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यहाँ पे एक दुकानदार 1200 रुपये अंकित मूल्य की एक शर्ट पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि लास्ट सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर है 1200 रुपये उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, इस 1200 रुपये में पहला डिस्काउंट कितने दिया, 20% का। तो 100% में अगर 20% की डिस्काउंट दी जाएगी तो सामान कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 80% का, है ना। तो पहले हो गया ये सामान 80% का, फिर इसके बाद यहाँ पे 10% का और डिस्काउंट देता है इसके बाद, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके बाद 10% का और देगा, तो मतलब फाइनल कितना हो जाएगा, 90% का हो जाएगा, है ना। तो इसका 90% निकाल लेंगे हम लोग, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते जाइए, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर पहली बात तो जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि सारे जीरो ख़त्म हो चुके हैं। ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 9 8 72, 2 आया, 2 दूना 4, इकाई अंक 4 बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन में 0 0 दिया था, 0 बन नहीं रहा था, तो एक ही ऑप्शन बचा है, इससे हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखिएगा सवाल नंबर 16। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 67 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, है ना। देखिए क्या किया कि जो CP है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक है आपका कॉस्ट प्राइस, दूसरा है मार्क्ड प्राइस और तीसरा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए क्या किया कि एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित कर देता है, मतलब छाप देता है, मार्क कर देता है। मान लीजिए कि CP यहाँ पे 100 रुपये है ना, और इसने क्या किया कि कितना रुपए अधिक, कितना परसेंट अधिक छाप दिया, 44% CP से। 100 में 44% अधिक करिए, यानी कि 144 हो जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पर 144 आ गया, तथा इसके अंकित मूल्य पर इस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है ना। तो बेचेगा कितने में, 75% में। भाई ये तो अपने आप में 100% हो गया। इस पर अगर वो यहाँ पे 25% की डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब बेचेगा कितने में, 75% में। 144 का 75 आप निकाल लीजिए। 144 का 75 का मतलब क्या होता है, 3/4, है ना। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। 4 से ये कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 छक्के 24, 36 से कट गया, 36 तियाँ 108 आ जाएगा। तो ये हो गया 108। मतलब सेल कितने में कर रहा है, वो बेच कितने में रहा है, यहाँ पर 108 में बेच रहा है। कह रहा है कि लाभ यहाँ पे 67 रुपये का ले रहा है। ये देखिए इसको, यहाँ पे अगर देखा जाए, अच्छा 36 तियाँ 3 छक्के 18, हाँ 108 ही आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपये का प्रॉफिट। यही 8 रुपये का प्रॉफिट किसके बराबर है, 67 के बराबर। हमें पूछा क्या गया है, पंखे का अंकित मूल्य चाहिए, मतलब मार्क्ड प्राइस। 100% की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, 100% निकाल लीजिए इसका, सॉरी 100 यूनिट, है ना। अच्छा अंकित मूल्य चाहिए ना, 144 की वैल्यू चाहिए। 8 की वैल्यू ये है तो 144 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67 डिवाइड बाई 8, और 144 की वैल्यू चाहिए तो 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटेगा क्या, 4 दूना 8, मतलब 4 एकम 4, है ना। 4 इकाई ये हो जाएगा 4, सॉरी 8 एकम 8, फिर बचा 6 तो 64, 8 अठाई 64, मतलब 18 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल सा ही सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। आगे चलते हैं। ये सवाल है बड़ा बेहतरीन।
किरण एक निश्चित कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकती है। किरण और गरिमा मिलकर उसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। किरण, गरिमा और महक मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखते जाइए, किरण जो है 26 दिन में पूरा की, है ना, किरण यहाँ पे 26 दिन में पूरा कर रही है। लेकिन किरण और गरिमा, तो यहाँ पर किरण प्लस गरिमा ये दोनों मिलकर 13 दिन ही लगाते हैं। फिर कह रहा है कि किरण, गरिमा तथा महक, अब यहाँ पे 3 लोग काम करने लगे, किरण, गरिमा और महक, यहाँ पर तीनों मिलकर यहाँ पे 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अब देखते जाइए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि किरण और महक मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो किरण और महक का हमें निकालना है, निकाल लीजिए। सबसे पहले इन तीनों कैल्शियम, 13 और 26 कैल्शियम 26 आ जाएगा। 26 और 10 कैल्शियम देखा जाए 13 × 5 = 65, 65 दूना 130, ठीक है, 130 आ जाएगा। चलिए, तो 130 ये टोटल काम हो गया, है ना, 130 टोटल काम। 130 बटे अगर 26 कर दें तो कितना आ जाएगा, 5, है ना, 26 × 5 = 130, ठीक है, 26 × 5 = 130 आ गया। 130 बटे 13 कर दें तो यहाँ आ जाएगा 10, है ना, 130 बटे 10 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। अब देखिए, किरण का यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है। किरण और गरिमा दोनों मिलकर 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, जब इसमें से किरण 5 यूनिट कर ले रही है इसमें से, तो गरिमा कितना कर रही होगी, ये भी 5 यूनिट कर रही होगी। तो मतलब गरिमा का जो वो है, गरिमा का, है ना, गरिमा का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि किरण, गरिमा और महक तीनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, महक का चाहिए। तो किरण और गरिमा 10 यूनिट काम कर रहे हैं, उसका घटा दीजिए, मतलब महक का कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल तीनों का 13 है, 13 में से किरण और गरिमा यानी 10 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। महक का यहाँ पर 3 यूनिट आ गया एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम। पूछा क्या है, किरण और महक मिलकर उसी काम को कितने दिन में। अच्छा, काम कौन सा है यहाँ पे, 130 यूनिट, इतना ही काम है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी लिखेंगे। किसका किसका, एक दिन में काम कौन कौन कर रहा है यहाँ पे, किरण और महक। किरण 5 यूनिट, महक 3 यूनिट, तो 5 और 3 यहाँ पे 8 यूनिट हो जाएगा। मतलब 130 बटे 8, तो 65 दूना 130 और 4 दूना 8, 65 बटा 4, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 18 ही प्रश्न किए हैं, तो 18 ही प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण ही थे। बाकी जो 12 प्रश्न हैं, टोटल 30 पूछे जाते हैं, वो बहुत आसान थे, जिनको हमने नहीं बताया है और कई बार करवा भी चुका है, तो अब लोग बना लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं से भी जो आंसर की वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।